उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपैवणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ऋकार उपदेश के ऋग सूत्र में हम प्रयोजन देख रहे हैं। तो प्लुत प्रयोजन हमने देखा था पहले। पद्मंजरिकार देखिए, क्लिप्त शिखा पर अत्र गुरोरनित इति प्लुते कर्तव्ये ऋकारस्य सिद्धत्वाद् तस्य च अनच्त्वाद् अचो विधीयमानः प्लुतो न स्यात्। ये देख चुके हैं ना इतना। अब आगे देखिए, दूसरा प्रयोजन है स्वरितः। तो स्वरितः प्रयोजन का उदाहरण दिया गया है प्रक्लिप्तः। यहाँ पे पद्मंजरिकार कह रहे हैं अंतर्भावित न्यर्थात् कर्मणित। कृपु सामर्थ्य धातु है ना, तो कृपु सामर्थ्य धातु अंतर्भावित न्यर्थ वाली कृपु सामर्थ्य धातु, उससे कर्म में क्त प्रत्यय ले आएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से ये धातु अकर्मक है। जैसे हंसना आदि आपके अकर्मक होते हैं ना, और किसी निमित्त से सकर्मक बन जाते हैं। रामः हसति तो अकर्मक है, और रामः मित्रम उपहसति उपसर्ग के कारण से सकर्मक बन गई, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही जैसे हमें यहाँ प्रक्लिप्त हमें जो स्वर कार्य दिखाना है, उसके लिए हमें गतिरनंतरः सूत्र लगाना है, और गतिरनंतरः के लिए क्या चाहिए? कर्म में क्त। आप अपना सूत्र निकाल के देखिए, 6-2-49 49 सूत्रम गतिरनंतरः। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तृतीया कर्मणि से कर्मणि की, और क्ते च से क्ते की। तो अर्थ क्या बनता है? कर्म अर्थ में जो क्त प्रत्यय, कर्म में जो क्त तदंत उत्तर पद के परे रहते गति रूप जो पूर्व पद है, उसको प्रकृति स्वर हो जाता है। ये है ना सूत्रार्थ। ऊपर से बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृत्या भी आ रहा है, पूर्व पदम भी आ रहा है। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या बन गया? कर्मवाची जो क्त तदंत उत्तर पद के परे रहते गति संजक जो पूर्व पद, उसको प्रकृति स्वर हो जाता है। ये अर्थ है। तो इसलिए कर्मवाची क्त प्रत्यय चाहिए ना हमें, इसलिए दिखा रहे अंतर्भावित न्यर्थ। अंतर्भावित न्यर्थ माने कि धातु तो हमें कृपु ही दिख रही है, निच प्रत्यय नहीं दिख रहा वहां पर, लेकिन निच प्रत्यय ना होते हुए भी उसका अर्थ आ गया। ठीक है, जैसे कि जो वेद का मंत्र है ना, तद एजति, तद एजति तन्न एजति, तो दो विरुद्ध बातें कह दी। तद एजति वह गतिमान है, सीधे सीधे अर्थ करोगे तो एजरी कंपनी, वह हिलता है, चलता है, डुलता है। और तन्न एजति वो जो है वो
क्योंकि वो सर्वव्यापक है, कहाँ चलेगा, हिलेगा डुलेगा, तो इसलिए तन्न एजति। तो फिर ये तो ऐसे गड़बड़ बात हो गई। तो इसलिए महर्षि दयानंद वहां पे एजति का अर्थ करते हैं कि अंतर्भावित न्यर्थ है, इसलिए हमको भले ही एजति सुनाई पड़ रहा है, उसका अर्थ क्या निकलेगा, एजयति। तद एजयति, वो खुद तो गतिमान नहीं है लेकिन सारे संसार को गति करा रहा है। तन्न एजति, और वह स्वयं गति नहीं करता है। ठीक है, अंतर्भावित न्यर्थ दिखाना था मुझे। एजति का अर्थ क्या हो गया, एजयति। यद्यपि प्रयोग क्या है, एजति ही है। उसको बोलते हैं जहां अर्थ तो हो लेकिन प्रत्यय ना हो, तो वो उसको हम कहेंगे अंतर्भावित। तो अंतर्भावित न्यर्थ है यहाँ पर। क्यों मानना पड़ा इसको, क्योंकि निच के कारण से कोई भी धातु सकर्मक बन जाती है, चाहे अकर्मक ही क्यों ना हो, है ना। जैसे हस का ही उदाहरण ले लीजिए, देवदत्त हसति, ये तो अकर्मक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें कि देवदत्त यज्ञदत्त को हंसाता है, तो फिर देवदत्त यज्ञदत्तम हासयति। निच के कारण से प्रत्येक धातु ही क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। और हमें यहाँ कर्म में एक त लाना है, और कृपु धातु अपने आप में अकर्मक है, इसको हमें, और कर्म में त्या सीधे सीधे तो ला नहीं सकते अकर्मक धातु से, इसलिए इसको पहले क्या बनाने पड़ेगा, सकर्मक बनाना पड़ेगा। तो सकर्मक बनाने के लिए एक उपाय क्या भी है कि इसको हम अंतर्भावित न्यर्थ मान लें। ठीक, तो इसलिए व्याख्याकार दिखा रहे हैं कि ये अंतर्भावित न्यर्थ वाली कृपु धातु है। माने किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये मान लिया कि जैसे धातु अनेक अर्थक होती है ना, तो कृपु का अर्थ सामर्थ्य है और दूसरे को समर्थ करता है, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम क्री धातु को अंतर्भावित न्यर्थ माने, तो क्या क्री का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है, करना। हाँ, और अगर इसको हम अंतर्भावित न्यर्थ मान ले तो क्या अर्थ हो जाएगा, क्री का ही करवाना। तो इसी तरह से यहाँ पे कृपु को अंतर्भावित न्यर्थ मान लिया, जिससे कि ये सकर्मक हो जाए, और सकर्मक हो गया तो कृपु से हम आगे कर्म में क्त प्रत्यय ले आए। अब गतिरनंतरः इति शेष निघातः, गतिरनंतरः से हमने स्वर कर दिया, फिर शेष निघात करना है हमें। पहले प्रक्रिया कृपु सामर्थ्य धातु, ये कैसी धातु मान ली, अंतर्भावित न्यर्थ, और कर्म अर्थ में त प्रत्यय ले आए। यद्यपि शब्द हम बना चुके, क्लिप्त कल बनाया था ना, वैसे ही बन जाएगा। त प्रत्यय है, त का त शेष रहा, इड होता नहीं है, और जो गुण प्राप्त हो रहा है क्री को, वो भी यहाँ निषिद्ध हो जाएगा कित होने के कारण से, है ना। गुण प्राप्त जो हो रहा है पुगंत लघुपद से, वो भी किंगिति च से निषिद्ध हो जाएगा। तो क्या रहा हमारे पास, कृप्त, इतना ही रहा। और इसको कृपोरोलह से री को क्या हो गया, री हो गया। माने रेफ को ल हुआ तो री को तद द्वारा री को, इस री में रेफ अंश को लत्तु हो गया, तो इसके माध्यम से पूरे री को री हो गया एक तरह से। तो ये क्या रहा हमारा प्रयोग, क्लिप्त। ठीक है, फिर इसका प्र के साथ समास कर दिया, प्रादि तत्पुरुष। क्या सूत्र है आपका, कुगति प्रादयः, तो प्र के साथ समास कर दिया। तो समास करने पर क्या शेष रहा, फिर विभक्ति लुक करके प्रक्लिप्त। अब हमें यहाँ स्वर देखना है, आगे सु आ जाएगा, उसको विसर्ग हो जाएगा, लेकिन उससे स्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पहले हम स्वर देख सकते हैं। ये उत्तर पद है हमारा, ये पूर्व पद है। उत्तर पद कैसा चाहिए था, कर्मवाचिक त हो, तदंत उत्तर पद, तो ये तदंत उत्तर पद है। और गति संजक पूर्व पद, अनंतर गति संजक। अनंतर गति संजक माने उत्तर पद और जो पूर्व पद गति है उसके बीच में अन्य कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये अनंतर गति संजक है ना।
ठीक है, बीच में कुछ नहीं है दोनों के, तो अनंतर गति संज्ञक है। गति संज्ञा कैसे हुई? गतिश्च सूत्र नहीं है क्या वहीं पर, है ना? प्रादि गति संज्ञक होते हैं, तो गतिश्च सूत्र से गति संज्ञक है प्र, तो अनंतर गति संज्ञक को क्या हो जाएगा? अब प्रकृति स्वर होना है, माने दोनों में से। वैसे तो स्वर क्या होना चाहिए था? सामान्य रूप से समासस्य अंतोदात्तः ये होना चाहिए था, लेकिन गतिरनंतरः ने समासस्य सामान्य स्वर को बाधित करके कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कर्मवाचिक त उत्तर पद में है, तदंत उत्तर पद में है, तदंत उत्तर पद है, और फिर अनंतर गति संज्ञक पूर्व पद सुनाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ स्वर क्या होना चाहिए? पूर्व पद का ही स्वर होना चाहिए, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या होगा? क्या होगा? निपाताः आदिदात्ताः, निपाताः आदिदात्ताः, ऐसे ही है ना? उपसर्गाश्चाभिवर्ज्यम, उपसर्ग संज्ञा भी करें तो ये उदात्त हो गया। अब जैसे ही इसके उदात्त होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उदात्त हो गया। आगे क्या है वो पंक्ति देखिए आप पहले। अत्र अंतर्भावित न्यर्थात् कर्मणिक्त गतिरनंतर इति शेष निघातः। इन्होंने सीधे लिख दिया गतिरनंतरः से शेष निघात, क्योंकि समस्या इनको शेष निघात में आएगी। पहले तो प्र को प्रकृति स्वर हो गया, तो प्र का उदात्त हो गया ना। फिर हमें क्या करना है? शेष निघात करना है। शेष निघात माने अनुदात्तम पदम एक वर्जम, शेष निघात माने अनुदात्तम पदम एक वर्जम करना है। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम जब करना है तो क्या हो जाएगा? इसको अनुदात्त करो। अब ये यहीं पे समस्या आ जाएगी वैसे तो, इसको अनुदात्त करने में ही, क्योंकि अनुदात्त जैसे इसको करने जाएंगे तो ये जो अनुदात्त कार्य है कहाँ का है? 6-1 का कार्य है, और ये जो री को री हुआ ये कौन सा कार्य है? 8-2 का कार्य है ना? पूर्वत्रा सिद्धम के प्रकरण का कार्य है। तो ये जो री कृपोरोलह से हमने किया है, ये पूर्वत्रा सिद्धम के कारण से अनुदात्तम पदम एक वर्जम के करने में असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। इसको अनुदात्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन री को कर सकेंगे ना। री दिखेगा, री को ही कर लेंगे अचमान करके, इसलिए इसको नहीं दिखा रहे। री के स्थान पे क्या दिखेगा? री दिखेगा, उसी को मान करके अनुदात्त तो हो जाएगा, क्योंकि री भी तो अंततः अच है ना, तो उसी अच को मान करके अनुदात्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इसमें समस्या नहीं आई इनको, क्योंकि यहाँ पे जो अनुदात्तम पदम एक वर्जम कार्य करना था वो यद्यपि अच कार्य है, लेकिन वो सपाद सप्ताध्यायी का कार्य है, इसलिए उसमें री असिद्ध होकर के री दिख गया, और री तो अच में पढ़ा ही हुआ है पहले से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। अब क्या हुआ? अग्रिम पंक्ति देखिए। अत्र उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यस्मिन् कर्तव्ये ऋकारस्य सिद्धत्वात्। अब हमें क्या करना है? उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः ये करना है, तो इसके करने में ऋकारस्य सिद्धत्वात्। उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः ये कार्य कहाँ का है? 8-4 का कार्य। तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित करना है, तो कृपोरोलह से पर वाला कार्य है ना ये। उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः जो प्राप्त हो रहा है कृपोरोलह से पर कार्य है, तो कृपोरोलह इस पर वाले कार्य की दृष्टि में क्या रहेगा? सिद्ध ही रहेगा, माने री दिखेगा। और आप कह रहे हो कि री को हम री ऋक सूत्र में पढ़ेंगे नहीं, है ना? समाधाता जिज्ञासु को कह रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो री अच में नहीं आएगा, और अच में नहीं आएगा तो उदात्त से उत्तर जो इस अनुदात्त को स्वरित करना है, सो कैसे करोगे? क्योंकि अच को ही उदात्त अनुदात्त आदि हो सकते हैं, क्योंकि उदात्त आदि इन्हीं अचों के ही धर्म है। तो अच रहेगा री, तभी उसके स्थान में स्वरित हो पाएगा। अनुदात्त री को हम स्वरित री तभी कर सकेंगे जब इसको अच माना जाए, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए समाधाता क्या कह रहा है? री को अच में पढ़ना आवश्यक है। लत्तु विधान से पर वाले कार्यों के लिए, पर वाले अच कार्यों के लिए लत्तु विधान कृपोरोलह, उससे पर वाला अच कार्य है ना ये, उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः। तो इसको करने के लिए
क्या चाहिए हमें? इस री का अच में पाठ चाहिए, इसको अच में मान लेंगे तो हो जाएगा, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को, अनुदात्त अच को सरित हो जाएगा और ये प्रक्लिप्त ऐसा प्रयोग बन जाएगा और इसको क्या हो जाएगा? सरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति कार्य हो जाएगा। देखिए पंक्ति एक बार प्रक्लिप्त पे फिर से देख लीजिए और आगे सु ला करके विसर्ग कर लीजिए, ठीक है ना? पद बनाने के लिए सु ला के विसर्ग कर लीजिए, प्रथमांत प्रयोग दिखाया हुआ है। देखिए एक बार पूरा हुआ कि नहीं। अंतर्भावित न्यर्थात् कर्मणिक्त, अंतर्भावित न्यर्थ वाली कृपु धातु से कर्म में हम त प्रत्यय ले आए, फिर गतिरनंतरः इति शेष निघातः, फिर गतिरनंतरः सूत्र से हमने पूर्व पद को प्रकृति स्वर कर दिया और बाकी शेष निघात कर दिया, उत्तर पद को शेष निघात प्राप्त हो गया। फिर अत्र उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यस्मिन् कर्तव्ये, अब यहाँ पे हम उदात्त से उत्तर अनुदात्त को जब स्वरित करने जाएंगे तो स्वरित के करने में लिकारस्य सिद्धत्वाद्, लिकार के सिद्ध होने से, लिकारस्य सिद्धत्वाद् च अनच्त्वाद्, दो हेतु, एक तो लिकार सिद्ध है और दूसरा वो अच नहीं है। री असिद्ध हो जाता तो भी बात बन जाती क्योंकि री दिखता, फिर री अच मान करके कार्य हो जाता है ना। तो यहाँ पर दोनों हेतु मिल करके इसको समस्या बना रहे हैं कि एक तो री सिद्ध है और मान लीजिए री सिद्ध है और उसको आप अचों में पढ़ दें तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन री सिद्ध भी है और आप उसको अच भी नहीं मान रहे हैं। तो ऋकारस्य सिद्धत्वाद् च अनच्त्वाद् अचो विधीयमानः स्वरितः न स्यात्, तो इसलिए अच को विधीयमान जो स्वरित है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए समाधाता निष्कर्ष के रूप में क्या कहता है कि री को अचों में पढ़ना चाहिए। अब जिज्ञासु यहाँ पे बीच में एक शंका कर रहा है, देखिए ननु च नाचः स्वरितो विधीयते, कि भाई जैसे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के लिए आचार्य ने परिभाषण किया है अचश्च, ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां कहीं भी होंगे अचों के स्थान में होंगे, ऐसी कोई परिभाषा आचार्य ने उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए तो बना ही नहीं कि उदात्त अनुदात्त स्वरित भी जहां होंगे वो अचों के स्थान में ही होंगे, ऐसा तो कहा नहीं कुछ। ये कौन बोल रहा है? जिज्ञासु बीच में प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कि ननु च नाचः स्वरितो विधीयते, आप ऐसा क्यों हमें हेतु दे रहे हैं कि री जो है अच नहीं है इसलिए उसको स्वरित नहीं हो पाएगा। आचार्य ने कोई नियम किया है क्या कि अचों के स्थान में ही स्वरित होता है? ऐसा कोई नियम तो किया नहीं आचार्य ने। ये प्रश्न कर रहा है, ननु च नाचः स्वरितो विधीयते। तो समाधाता उसको उत्तर देता है, सत्यम, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई बिल्कुल ठीक सीधे सीधे बोल करके आचार्य ने नियम नहीं बनाया कि स्वरित अच के स्थान में ही होगा, लेकिन अनुदात्त संजातु अचो विधीयते, जो आचार्य ने उदात्त संज्ञा की है या अनुदात्त संज्ञा की है या स्वरित संज्ञा की है वो किसकी की है? अचों की है। अच आता है ना ऊपर से अनुवृत्ति होके, उच्चैर उच्चार्यमाणः अच उदात्त संजो भवति, नीचैर उच्चार्यमाणः अच अनुदात्त संजो भवति, ऐसे अर्थ करते हैं ना। तो अनुदात्त संज्ञा तो अचो विधीयते, अनुदात्त संज्ञा तो अच की ही विधान की गई है, एवं स्वरित संज्ञा भी, और इसी तरह से स्वरित संज्ञा भी अच की ही विधान की गई है। ततश्च स्थान्यादेशयोरुभयोरपि ऋकारयो अनच्त्वाद् स्वरितो न स्यादेव, इसलिए ततश्च स्थान्यादेशयोर उभयोरपि ऋकारयो, चाहे ऋकार हमें कहीं स्थानीय के रूप में प्राप्त हो या ऋकार जो है वो आदेश के रूप में प्राप्त हो। जैसे यहाँ ऋकार ही स्थानीय के रूप में भी है और ऋकार ही आदेश के रूप में भी है, क्योंकि अनुदात्त ऋ जो है वो स्थानीय है। किस सूत्र की दृष्टि से देख रहे हैं? उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः की दृष्टि से देखिए तो अनुदात्त जो री है वो स्थानीय है और जो हमें आदेश करना है वो कैसा है? स्वरित री आदेश है। तो दोनों ही री हैं और दोनों ही री जो है वो अच तो है नहीं, आप तो उसको जो है वो अनुदात्त री ऐसा कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि अनुदात्त संज्ञा आचार्य ने किसकी की है? अच की है। जब तक आप इसको अच नहीं मानोगे तब तक अनुदात्त री के स्थान में स्वरित री हो जाए,
ऐसा जो सूत्रार्थ आप कर रहे हो उदात्ताद अनुदात्तस्य सरितः का, वो यहाँ घटा ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ततश्च स्थान्यादेशयोर उभयोरपि ऋकारयो अनच्त्वाद स्वरितो न स्यादेव, इसलिए यहाँ स्वरित हो ही नहीं पाएगा, ये समस्या आ जाएगी, समाधाता ने कहा। और इसका परिणाम क्या है? निष्कर्ष अपने आप निकालिए, यहाँ दिया नहीं है। निष्कर्ष क्या है? ये कह करके, ये दोष दिखा करके समाधाता क्या कहना चाहते हैं कि री को अच मानना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, और अच मानने के लिए फिर उसको अचों में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ प्रत्याहार में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसी उदाहरण को न्यास से भी देख लीजिए, हमने न्यासकार से नहीं देखा ना, न्यास से देखिए। प्रक्लिप्त इति अत्र निपाताद्युदात्तः उपसर्गाश्चाभिवर्जमिति प्रशब्दाकार उदात्तो भवति। ठीक है, और ऋकारो अपि धातु स्वरेण उदात्त एव, री भी जो है वो धातु स्वर से उदात्त है ऐसा नहीं कहना चाहते, उदात्त प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं। सामान्य रूप से देखोगे एक साथ, यदि सबको देखो, अभी गतिरनंतर आदि सूत्र नहीं देख रहे तो सामान्य रूप से तो सारे उदात्त प्राप्त हैं इसमें। प्र को निपाताद्युदात्तः उपसर्गाश्चाभिवर्जम से उदात्त। कृपु धातु था, कृपु का क्लिप रूप बन गया, उसको धातोरंतः सूत्र से उदात्त प्राप्त है। ये सामान्य प्राप्तियां दिखा रहे हैं, है ना। धातोरंतः स्वर से उदात्त प्राप्त है। और निष्ठा प्रत्यय का स्वर देखेंगे तो सामान्य रूप से आदिदात्तश्च से उदात्त प्राप्त है। तो 3 उदात्त प्राप्त हैं यूं तो इसमें। तो लेकिन अब क्या होगा? निष्ठा प्रत्यय स्वरे कृते, निष्ठा प्रत्यय का स्वर कर लेने पर अनुदात्तम पदम एक वर्जम इति पश्चात सो अनुदात्तो भवति। क्लिप्तः, इसको अलग से देखो, पहले प्र का इन्होंने अलग से स्वर दिखा दिया, निपातः आदिदात्तः उपसर्गाश्चाभिवर्जम ये प्राप्त हो रहा है। और यदि क्लिप्त इस अंश में हम देखें तो कृपु का स्वर उदात्त प्राप्त हुआ, फिर निष्ठा प्रत्यय का स्वर जो है वो उदात्त प्राप्त हुआ। अब चूंकि इन दोनों में, कृप में और त में, त बाद में आया है तो सतिशिष्ट स्वर के अनुसार जो है वो त प्रत्यय के स्वर के कारण से कृपु का स्वर बाधित होगा ना, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो जाएगा। तो उसी को दिखा रहे, निष्ठा प्रत्यय स्वरे कृते अनुदात्तम पदम एक वर्जम इति पश्चात सो अनुदात्तो भवति। सह कह ऋकारः। ठीक है, कृपु धातु का जो ऋकार है वो अनुदात्त हो जाता है। अब कहते हैं कि अब हमने कुगति प्रादयः इति समासे कृते ये समास कर लिया, तो समासान्तोदात्तत्वे प्रसक्ते, समासान्तोदात्तत्व प्राप्त होने पर गतिरनंतरः इति पूर्वपद प्रकृति भावेन, गतिरनंतरः इस सूत्र के कारण से पूर्वपद प्रकृति भाव होने से प्रशब्द एव उदात्तः, प्रशब्द का ही उदात्तत्व रहा। तस्मात् परस्य ऋकारस्य उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वं विधीयते। उससे परे री को क्या हो जाएगा? उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः से स्वरितत्व हो जाएगा। तद असति अच्त्वेन स्यात्, और वो जो हमें री का स्वरितत्व करना है वो बिना उसको अच माने नहीं हो सकेगा। तस्य अज धर्मत्वात्, उस स्वरित के अज धर्म होने के कारण से। ठीक है, तो सारी बात वही कही है, बस इन्होंने ऐसा किया है कि एक एक में, मतलब इस शब्द में जो 3 इकाइयां हैं, 3 यूनिट्स है ना, एक प्र है, एक कृप धातु है, एक त प्रत्यय है, उसका अलग अलग भी स्वर दिखाया पहले स्वतंत्र रूप से कि प्र का स्वर देखें तो निपाताः द्युदात्ताः से उदात्त प्राप्त हो रहा है। फिर धातु के योग से उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है तो उपसर्गाश्चाभिवर्जम लगा लीजिए तो उदात्तत्व ही प्राप्त है अंततः। कृपु धातु का स्वर देखें तो वो भी धातु हो, इस सूत्र के कारण से अंतोदात्त ही प्राप्त है। तो री को या री को या उसके स्थान में हो गए री को उदात्त होगा, है ना। और त का स्वतंत्र स्वर देखें तो वो भी उदात्त है। अब क्लिप्त एक पूरा शब्द है और उसमें सतिशिष्ट स्वर लगाएंगे तो इस न्याय से त का स्वर रहेगा, कृपु को अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो जाएगा। अब इतना होने के बाद समास दिखा रहे हैं कुगति प्रादयः, और जैसे ही समास आया तो अब अलग अलग स्वर नहीं रह सकता ना पदों का। पहले तो प्र इस पद का अलग स्वर था, क्लिप्त का अलग स्वर दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही समास हो जाएगा तो फिर अब अलग स्वर नहीं रहेगा, एक ही स्वर होगा। समास में एक ही स्वर होता है ना नित्य, तो एक स्वर करेंगे तो समास से अंतोदात्तत्व प्राप्त हुआ
कौन से सूत्र से? समासस्य। छेख के अंत में जो है ना समासस्य, उससे अंतोदात्त तत्व प्राप्त हुआ। उसको बाधित किसने कर दिया? गतिरनंतरः ने। और गतिरनंतरः जैसे ही प्राप्त हुआ तो फिर आगे पूरी प्रक्रिया वही है जो हमने पदमंजरी में देखी है अभी। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण इन्होंने, तीसरा प्रयोजन दिया था ऋ के उपदेश का द्विर्वचनम, है ना, प्लुतः स्वरितः, और तीसरा था द्विर्वचनम। द्विर्वचनम के ये दोनों उदाहरण हैं, क्लिप्तः और क्लिप्तवान। पहले न्यास से ही देख लीजिए। क्लिप्तः क्लिप्तवान, अनचि च इति अच उत्तरस्य यरो द्विर्वचनम विधीयते तदपि अनचत्वे न स्यात्। अनचिश्च सूत्र का अर्थ क्या है भाई? अच से उत्तर यर को द्विर्वचन हो जाता है, अनच के परे रहते हैं ना, अनच नहीं होना चाहिए परे, ऐसे ही है ना। अनचि च 46 नंबर 8 4 46, ऊपर से अचोराभ्याम द्वे से अचो की भी अनुवृत्ति आ रही है और द्वे की भी अनुवृत्ति आ रही है, और उससे पहले जो सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, उससे यरह की भी अनुवृत्ति आ रही है और वा की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अच से उत्तर यर को विकल्प से द्विर्वचन हो जाता है, अच परे नहीं होना चाहिए। अनचीच